प्यारे बच्चों, हाई स्कूल मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है सांख्यिकी। आज हम इस चैप्टर को लेने वाले हैं और बहुत विस्तार से हम इसकी चर्चा करने वाले हैं। सांख्यिकी में कौन कौन से प्रकरण, कौन कौन से टॉपिक्स इसमें शामिल किए गए हैं, साथ ही कौन कौन सी विधियां हैं और उनको बहुत ही इजी टेक्निक से किस प्रकार से सॉल्व किया जाए, इसकी चर्चा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। आप लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। स्टेटिस्टिक्स सांख्यिकी हाई स्कूल मैथमेटिक्स में महत्वपूर्ण तीन भागों में हमने इसे डिवाइड किया है। हम थोड़ा सा बेसिक से लेकर चलेंगे और सभी विधियों को, चाहे वो माध्य हो, माध्यक हो या बहुलक हो, सबकी मैं बहुत विस्तार से चर्चा करने वाला हूं और एक ही क्वेश्चन के माध्यम से सभी माध्य की तीनों विधियां, माध्यक और बहुलक हम सॉल्व करने वाले हैं। शेष आपके पास जो समय रहेगा उसमें आप अभ्यास कीजिएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप स्टडीज के चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं हाई स्कूल मैथमेटिक्स सांख्यिकी की। तो सांख्यिकी में जो शामिल किया गया है मैथ्स में, मुख्य रूप से हमें माध्य ज्ञात करना है, या माध्य को हम मध्यमान भी कह सकते हैं। माध्य या मध्यमान ज्ञात करना है। दूसरा हमें माध्यक ज्ञात करना है और तीसरा हमें बहुलक ज्ञात करना है। तीन महत्वपूर्ण केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप है, माध्य, माध्यक और बहुलक, ये हमारे सिलेबस में है, हमें ज्ञात करना है। हम प्रकारांतर से स्टेप बाय स्टेप हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम लेंगे माध्य को, लेकिन यहां पर हमारे सिलेबस में माध्य की तीन विधियां हैं। पहली जो विधि है उसे हम कहेंगे प्रत्यक्ष विधि। दूसरी जो विधि है वो है पद विचलन विधि, कल्पित माध्य की विधि। और तीसरी जो विधि है वो है पद विचलन विधि। अब आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि हमारे स्टेटिस्टिक्स का जो चैप्टर है उसमें हमको तीन चीजें सीखना है। वो है पहली माध्य, दूसरा माध्यक और तीसरा बहुलक। माध्य की तीन विधियां हैं, प्रत्यक्ष विधि है, कल्पित माध्य की विधि है और पद विचलन विधि है। माध्यक है और बहुलक है। मैं यहां एक ही एग्जाम्पल के द्वारा इन तीनों माध्य, माध्यक और बहुलक, जो तीनों सेंट्रल टेंडेंसी, जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, तीनों को कैसे ज्ञात किया जाएगा, बहुत ही इजी टेक्निक, बहुत ही आसान से और स्टेप बाय स्टेप में आप लोगों को समझाने वाला हूं। आप बहुत ध्यान से इसको देखिए। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जिस क्वेश्चन की, वो है आपकी एनसीईआरटी की जो बुक्स है उसमें प्रश्नावली 13.1 का सवाल नंबर 9वां क्वेश्चन, ये आपका 13.1 का बनता है। और उसमें यह कहा गया है कि 35 परिवारों की साक्षरता की जो दर है वो प्रतिशत में दी गई है कि कितने परिवारों में प्रतिशत की दर किस किस इंटरवल की है, ऐसा क्वेश्चन इसमें दिया गया है। उससे हम माध्य भी ज्ञात करेंगे, माध्यक भी ज्ञात करेंगे और बहुलक भी ज्ञात करने वाले हैं। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है। वर्गांतराल 45 से 55, तीन परिवार हैं। 55 से 65 जो प्रतिशत है साक्षरता की दर, उसके लिए 10 परिवार है। 65 से 75 11 है। 75 से 85 8 है। 85 से 55 3 परिवार है। और टोटल इनकी यदि हम देखें तो सिग्मा एफ आई जो होगा वो 35 आना चाहिए। अब हम सबसे पहले माध्य पर चलते हैं। माध्य की जो सबसे पहली विधि है प्रत्यक्ष विधि, उस प्रत्यक्ष विधि के द्वारा माध्य किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है वो हम देखने वाले हैं। प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने, चूंकि हम माध्य ज्ञात कर रहे हैं तो यहां इससे हम रिलेट करें कि माध्य के लिए हमें आवश्यक है मध्यमान बिंदु, या हम ये कहें मिड वैल्यू। मिड वैल्यू किसकी? वर्गांतराल की। तो वर्गांतराल की मिड वैल्यू हम के लिए एक नया कॉलम यहां हम बनाने वाले हैं जिसे हम कहेंगे मध्य बिंदु। हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करना। प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने की, ये पहला हमारा आज का कार्य है। तो मध्य बिंदु अर्थात XI हम निकालने वाले हैं।
देखिए, मध्य बिंदु से तात्पर्य दो तरीके हैं। या तो सिंपल हम ऐसा करें कि 45 और 55 के बीच क्या होगा, तो 45 और 55 के बीच दोनों को हम जोड़ के और 3 का सॉरी 2 का भाग लगा देंगे, अर्थात हाफ कर देंगे। तो 45 और 55 कितने हो जाएंगे, ये 55 60 और 40 100, और 100 का आधा 50, मतलब 45 और 55 के बीच जो इसकी मिड वैल्यू होगी वो होगी 50। फिर अब यहां देखिए, हमें बार बार 55 से 65 को जोड़ना, फिर 2 का भाग देना, 65 से 75 को जोड़ना, फिर 2 का भाग देना, ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। हम क्या करते हैं कि यहां जितना डिफरेंस है 45 55 65 75 85, अर्थात 10-10 का डिफरेंस चल रहा है, तो मिड वैल्यू में भी 10-10 का डिफरेंस होगा। तो हम ये शॉर्ट ट्रिक अपना सकते हैं कि इसमें 10-10 जोड़ते चले जाएंगे। तो ये होगा 55 से 65, 10 हमने इसमें जोड़ दिए, ये हो गया 60, फिर 65 से 75 ये हो गया 70, और 75 से 85 ये हो गया 80, और 85 से 95 ये हो गया 90। और वैसे भी हम देखें तो 45 से 55 के बीच क्या होगा, 50 रहता है। अब ये एक्सआई हो गया। तीसरा जो कॉलम होगा इसका वो होगा एफ आई एक्सआई। एफ आई एक्सआई बहुत आसान है। एफ आई और एक्सआई, अर्थात एफ आई को एक्सआई से मल्टीप्लाई करना है। तो एफ आई की जो वैल्यू है उसकी संगत जो एक्सआई की वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करके चले जाएंगे। 3 का 50 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें कितना मिलेगा, 150। यहाँ एफ आई 10 है, यहाँ एक्सआई 60 है, तो हमें कितना मिलेगा, 600। फिर 11 ये हमें मिलेगा 770, और ये हमें मिलेगा 640, और ये हमें मिलेगा 270। ये एफ आई एक्सआई वाला कॉलम बन गया। क्या किया हमने, हमने मध्य बिंदु निकाला। वीडियो निकालने के लिए हमने क्या किया, उनको जोड़ के और इस प्रकार से 10 उसका जो डिफरेंस है वो हम उसमें जोड़ते चले गए। अब इसका जो सम है सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई की सम 150 600 770 640 270, इसका जो हम सम करेंगे तो ये हमें मिलेगा 2430। अब हमें निकालना क्या है, हमें माध्य निकालना है। किस विधि से, प्रत्यक्ष विधि से। तो प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने का फार्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा यहां क्यों है, सिग्मा का मतलब होता है जोड़। जहां भी सिग्मा लगता है इसका मतलब है सांख्यिकी में ये सिंबल किस लिए उपयोग किया जाता है, जोड़ के लिए। जोड़ के निहितार्थ इसका ये होता है कि अर्थात इनका एफ आई एक्स आई के सारे की टोटल हमें करना है, जोड़ करना है। 2430 2430 हमें क्या मिला, सिग्मा एफ आई एक्स आई मिल गया। और सिग्मा एफ आई कितना मिला, 35 मिला। ठीक है, अब 2430 को 35 से या तो हम सीधे भाग दे दें या हम इसको पहले सिंप्लीफाई कर लें, तो ये हो जाएगा 5 7 35, 5 चौक 20, 5 8 40, 30। 4 8 6 को 7 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमें मिलेगा 69.428। ये हमने प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात किया। बहुत आसान है, आप लोगों को समझ में आया। प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करना है, हमें जो भी टेबल हमें दी गई है, वर्गांतराल हमें दिया गया है और बारंबारता, ये तो हमें क्वेश्चन में मिलेगा। अब हमें क्या करना है, वर्गांतराल वाले कॉलम में से हमें मिड पॉइंट निकालना। मिड पॉइंट निकालने के लिए उसकी जो निम्न सीमा है, उच्च सीमा है, उन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करना है, अर्थात उसका जो बीच वाला बिंदु हमें निकालना है। तो 45 और 55 को जोड़ा, ये हमें मिला 100, और 100 को 2 से डिवाइड किया तो 50 आ गया। अब हमें बार बार यही प्रोसेस दोहराने की जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं कि यहां जो डिफरेंस 45 55 65 75 85 जो डिफरेंस चल रहा है, वो जो 10-10 का डिफरेंस चल रहा है वो हम एक्सआई में भी जोड़ देंगे, क्योंकि इसमें भी वही डिफरेंस आना है। तो 10-10 50 60 70 80 90, फिर एफ आई को एक्सआई से मल्टीप्लाई करके यहां लिखते चले जाएंगे। इसकी टोटल हमें मिली सिग्मा एफ आई एक्सआई, एफ आई की टोटल हमें मिली 35। हमारा प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने का फार्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। इसको हमने कैलकुलेट किया तो ये हमें मिला 69.428। ये हमने प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात किया। दूसरी जो विधि है वो है कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि इसमें एक माध्य की हमें कल्पना करना है, हमें सोचना है, हमें एज्यूम करना है कि उस माध्य को लेकर उसके आसपास हमें वो जो है उसका रियल माध्य मिलेगा। तो अब हम दूसरी विधि, माध्य की जो सेकंड विधि है वो है कल्पित माध्य विधि, उसकी हम बात करते हैं। यह प्रत्यक्ष विधि हमारी हो गई। अब हम चल रहे हैं कल्पित माध्य विधि।
कल्पित माध्य विधि जो हमारी है, हम थोड़ा सा इसको देख लें। ये कॉलम की आवश्यकता कल्पित माध्य विधि में नहीं होती है। मैंने अभी पहले ही कहा कि कल्पित माध्य विधि में हमें एक एज्यूम करना, एक माध्य एज्यूम करना है, उसकी बीच वाली जो संख्या, किसमें? एक्साई में। एक्साई में जो सबसे मिडिल वाली जो टर्म्स है हम देख लेते हैं, ये कौन सी है? 70। इसको हम कल्पित माध्य, हमने माध्य लिया इसको a इज इक्वल टू 70, इसको हम क्या कहेंगे? कल्पित माध्य। हमने ये माध्य अपनी ओर से मान लिया। अब एक कॉलम हम इसमें बनाते हैं, अब कल्पित माध्य से एक्साई का, हम जो एक्साई की जो वैल्यूज है उसका डिफरेंस दिखाते हैं। डी इज इक्वल टू होता है एक्साई माइनस ए, और एक कॉलम हमें बनेगा एफ आई डी आई। बहुत आसान है। अब 70 है तो 50 और 70 का डिफरेंस -20, 60 और 70 का डिफरेंस -10, यहां हो जाएगा 0, यहां हो जाएगा 10 और यहां हो जाएगा 20। और वैसे भी और इसमें शॉर्ट ट्रिक्स अपने को अपनाना है तो हम ये कर सकते हैं कि 70 के सामने 0 लिख दो, उसके बाद उसका डिफरेंस हम चलते चले जाएंगे। तो -10 -20 या 10 और 20। अब एफ आई डी आई, एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई करना है, तो एफ आई कितना है? 3, डी आई कितना है? -20, ये हमें मिलेगा माइनस का 60। फिर ये 10, ये है 60, 10 है, ये माइनस का 10 है, ये हमें मिलेगा माइनस का 100। फिर 11 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 8 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 80 मिलेगा, और 3 का 20 में करेंगे तो ये मिलेगा 60। और अब हमें निकालना है सिग्मा एफ आई डी आई। बहुत आसान है। हमने क्या किया, एक्साई में से, एक्साई का जो कॉलम है उसमें से एक कल्पित माध्य, हमने एक माध्य को एज्यूम किया, और उसका तरीका क्या है, जो उसकी जो मिड वैल्यू है उसको हम ले लेते हैं। यहां भी ये ध्यान देने वाली बात है कि मिड वैल्यू दो प्राप्त होती है। मान लो नंबर ऑफ टर्म्स सम है तो दो वैल्यू प्राप्त होगी, उन दोनों में से जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसको लेंगे। इस बात को यहां हमें, इस तथ्य को ध्यान रखना है। तो एफ आई डी आई, अब देखिए एफ आई में डी आई का मल्टीप्लाई बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने एफ आई एक्स आई में किया था। फिर यहां पर 10 का -10 में -100 आ जाएगा, 11 का 0 में 0 आ जाएगा, 10 का 8 का 10 में करेंगे तो 80 आ जाएगा। और अब यहां हम देख रहे हैं कि नेगेटिव नेगेटिव क्वांटिटी हम अलग कर लेते हैं, तो 100 और ये हो जाएगा -160, और इसका जो सम हो जाएगा ये हो जाएगा 140। हम क्या देख रहे हैं कि नेगेटिव क्वांटिटी 160 हमें मिली, और पॉजिटिव जो क्वांटिटी है वो हमें मिली 140। 160 में से 160 का हम जो इसका डिफरेंस निकालेंगे तो वो हमें मिलेगा माइनस का 20। बहुत आसान है। अब कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालना, तो इसका भी फार्मूला है। कल्पित माध्य से माध्य निकालना एक्स बार, है ना। जहां हमने एफ आई एक्स आई किया था, यहां पे एफ आई डी आई करना है, तो सिग्मा एफ आई डी आई हो गया। वहां भी सिग्मा एफ का भाग लगाया था, यहां भी सिग्मा एफ का भाग लगा देना है हमें। अब चूंकि यहां पे हमने एज्यूम में लिया था, कल्पित माध्य लिया था ए, तो वो ए भी यहां पर आएगा, अर्थात ए प्लस, ये आपका फार्मूला बन गया किसका? कल्पित माध्य विधि का, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपन सिग्मा एफ। अब इसमें हम वैल्यू पुट अप करते हैं और उसका मान निकाल लेते हैं, तो ये हमें मिलेगा ए इज इक्वल टू, ए की वैल्यू हमने कितनी ली? 70। हम चाहे तो ये लिख देंगे, ए इज इक्वल टू कितना लिया हमने? 70। तो ये हो गया 70 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई। सिग्मा एफ आई डी आई कितना मिला हमें? -20, ये -20 हो गया। सिग्मा एफ कितना मिला? सिग्मा एफ होगा हमारे पास जो पहले से है 35, ये रहा 35, 70। अब यहां दो तरीके हैं, या तो हम 20 को 35 से डिवाइड कर लें और पॉइंट में उसकी डेसिमल वैल्यू निकाल के और 70 से माइनस कर दें, या फिर ये भी हो सकता है कि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। तो जैसा भी हम चाहें हम इसमें कर सकते हैं। तो ये हमें मिलेगा 70 माइनस 0.57, और 70 में से 0.57 मल्टीप्लाई करेंगे तो 69.43 हमें मिलेगा। और इस प्रकार से ये माध्य की हुई सेकंड मेथड, जिसे हमने कहा कल्पित माध्य विधि। आप लोगों को समझ में आया? आप चाहें तो इसका स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, और अभी यदि उतारना चाहें इसको तो अपनी कॉपी में राइट डाउन भी कर सकते हैं।
तो बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने माध्य को समझा। माध्य में एफ आई एक्स आई आप निकालते हैं, और कल्पित माध्य में हम क्या निकालते हैं, सिग्मा एफ आई सॉरी एफ आई डी आई निकालते हैं। दोनों के फार्मूले भी सेम है, वहां एफ आई एक्स आई आता है या एफ आई डी आई आता है। केवल डिफरेंस ये है कि चूंकि हमने कल्पित माध्य लिया है कैपिटल ए, इसलिए ए को यहाँ पे प्लस करना पड़ता है। तो एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ, ये इसकी वैल्यू हो गई 69.43। हमने माध्य की दो विधियां देख ली, प्रत्यक्ष विधि देखी और कल्पित माध्य विधि देखी। अब तीसरी जो विधि है उसे हम कहते हैं पद विचलन विधि। अब हम उसकी बात करते हैं, पद विचलन विधि। तीसरी विधि जो हम लेंगे वो है पद विचलन विधि, या हम इसे स्टेप डेविएशन मेथड भी कहते हैं। अब पद विचलन विधि में क्या है, पद विचलन विधि में बहुत आसान है। सबसे पहले तो हम निकालते हैं इसका यूआई, और यूआई का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स आई माइनस ए अपान एच, और फिर हो जाएगा एफ आई यू आई। बिल्कुल जैसे वहां डी आई निकाला था, यहाँ पे यू आई निकालते हैं। अब मैं इन सब जो टर्म्स यहाँ पे यूज हुई है उसको बहुत डिटेल में आप लोगों को समझाता हूं कि यू आई क्या है। तो इसका जो फार्मूला हो वो फार्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए, चूंकि कल्पित माध्य लिया है इसलिए यहाँ भी ए अपने को ऐड करना पड़ेगा, और फिर सिग्मा एफ आई यू आई अपान सिग्मा एफ आई इंटू एच, ये फार्मूला है। वहां पे हमने सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई लिया था, यहाँ केवल एक टर्म जो उसका एच है उसका मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा। अब देखिए यू आई इज इक्वल टू होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, ये इसका फार्मूला है। फार्मूले में वैल्यू रख करके एक्स आई में से ए आई है ना, ए आई कितना है हमारा, ए 70 है, ए की वैल्यू कितनी है 70 है, तो हम 50 में से 70 माइनस करें, और एच मींस डिफरेंस, डिफरेंस कितना है 10 का, 10 का डिफरेंस इसमें चला आ रहा है, उससे हम डिवाइड करें। लेकिन ये जो लेंथी प्रोसेस है, इसके स्थान पर एक इजी टेक्निक ये है कि हम जो भी कल्पित माध्य हमने लिया है उसके पहले हम क्या लिख देंगे, 0, ये -1 -2, या +1 और +2। ये आसान सी मेथड है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो भी हमें यही मिलने वाला है। तो हम क्या करेंगे, जैसे 50 - 70 -20 अपॉन 10 -2 मिल जाएगा। लेकिन ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, 70 के सामने हम सीधे क्या रख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, और उसके ऊपर -1 -2, नीचे +1 +2 चले जाएंगे। अब हमें एफ आई यू आई कैलकुलेट करना है। एफ आई यू आई कैलकुलेट करना बहुत आसान है, एफ आई को यू आई से मल्टीप्लाई करना है, बहुत आसान है। तो एफ आई को यू आई से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू -2 कितना हुआ -6, 10 को -1 से मल्टीप्लाई किया कितना हुआ -10, 11 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 8 1 8 और 3 2 6, ये हो गया। यहां हम सिग्मा एफ आई यू आई कैलकुलेट कर लेंगे। बहुत ही आप चाहें तो इसका स्क्रीन टेस्ट भी ले सकते हैं और इसको कॉपी में नोट डाउन भी करते चले जाएं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये हाई स्कूल मैथमेटिक्स का, सिग्मा एफ आई यू आई। अब सिग्मा एफ आई यू आई अर्थात इन सबका सम करना है। सम करने का तरीका हमें मालूम है, पहले नेगेटिव क्वांटिटी को अलग ऐड कर लीजिए, पॉजिटिव क्वांटिटी को अलग ऐड कर लीजिए, और फिर उसका डिफरेंस निकाल लीजिए। तो 10 और 6 ये कितना हो गया, माइनस का 16, और 8 और 6 ये कितना हो गया 14, और जब 16 में से 14 हम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस का 2 मिल जाएगा। ये सिग्मा एफ आई यू आई हमें मिल गया। सिग्मा एफ आई हमारे पास 35 है, एच की वैल्यू अपने पास कितना है 10, डिफरेंस 10 का चल रहा है, ए की वैल्यू 70 है। ये सारी वैल्यूज हम इस फॉर्मूले में रख देंगे तो हमें पद विचलन विधि से माध्य कैलकुलेट हो जाएगा। कैपिटल ए की वैल्यू कितनी है 70 है, एच की वैल्यू 10 है, सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू कितनी है -2 है, और एफ आई की वैल्यू कितनी है सिग्मा 35 है। तो ये हो जाएगा 70 -20 अपॉन 35। यहां भी दो तरीके हैं, या तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले, एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, या सबसे बढ़िया ये है, सबसे इजी मेथड ये है कि 20 को 35 से डिवाइड कर दे। जब 20 को 35 से हम डिवाइड करेंगे तो ये हमें मिलेगा 0.57, तो 70 - 0.57, और इसकी जो वैल्यू हमें मिलेगी वो भी हमें मिलेगी 69.43। ऐसा हम इसमें
कर सकते हैं। तो ये हमें पद विचलन विधि से माध्य निकला। बहुत एक बार फिर मैं इसको रिवाइज कर रहा हूं कि प्रत्यक्ष विधि से जो माध्य निकाला उसमें एफ आई एक्स आई वाला कॉलम बनता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई में सिग्मा एफ आई से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकल जाता है। जब हम बात करते हैं कल्पित माध्य विधि की, तो वहां एक एज्यूम्ड मीन, एक कल्पित माध्य हम लेते हैं, उससे डिफरेंस निकालते हैं, वो डीआई होता है, डीआई का एफ आई में मल्टीप्लाई करते हैं और सिग्मा एफ आई डीआई अपॉन सिग्मा एफ लेते हैं, लेकिन साथ में कैपिटल ए भी हमको लेना पड़ता है प्लस, क्योंकि हमने इसमें कल्पित माध्य के हमने एज्यूम किया है। तीसरी जो विधि है वो है पद विचलन विधि, और पद विचलन विधि जो आपके सामने यहाँ पर बोर्ड पे पूरा सॉल्व किया हुआ है। पद विचलन विधि में हमने क्या किया कि एफ आई और एक्स आई तो कॉलम वही रहेंगे, लेकिन यूआई बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स आई में से उसके एज्यूम्ड मीन को माइनस करके एच से उसके डिवाइड करना है। लेकिन इसकी इजी टेक्निक मैंने आप लोगों को बताई। हम क्या करेंगे कि जो भी हमने कल्पित माध्य लिया है उसके बिल्कुल सामने हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, और उसके ऊपर -1 -2, इधर +1 +2, और ज्यादा हो तो उसको सक्सेसिवली हम आगे बढ़ाते चले जाएंगे। फिर एफ आई और यूआई, एफ आई का यूआई में मल्टीप्लाई किया, ये मिला, फिर एफ आई का यूआई में मल्टीप्लाई किया, ये मिला। इस प्रकार से फिर अब चूंकि एफ आई यूआई का सम निकालना है तो नेगेटिव क्वांटिटी अलग ऐड कर लेंगे, पॉजिटिव क्वांटिटी अलग ऐड कर लेंगे, और ये वैल्यू हम यहाँ पुट अप कर देंगे। तो हम लोगों ने क्या देखा, माध्य को हमने 3 विधियों से सॉल्व करना देखा, प्रत्यक्ष विधि से, कल्पित माध्य विधि से और पद विचलन विधि से। अब हम चलते हैं माध्यक और बहुलक ज्ञात करना। क्वेश्चन हमारा यही रहेगा, इसी में हम माध्यक भी ज्ञात कर लेंगे और बहुलक भी ज्ञात करेंगे। अब हम चलते हैं अब हम लेते हैं माध्यक या मीडियन। मीडियन ज्ञात करना, मीडियन ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है वो है माध्यक इज इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपान एफ और इंटू एच। अब इन सब टर्म्स की हम सब बात करते हैं। सबसे पहले तो एफ हमारे पास यही सही है ना। इसमें माध्यक में एक काम हमें करना है कि संचयी बारंबारता इसकी लेना है। संचयी बारंबारता हम कैसे लेंगे, सीएफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे लेंगे, देखिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करने के, क्यूमुलेटिव अर्थात संचय अर्थात जमा करते जाना, किसमें, फ्रीक्वेंसी में हम जमा करते चले जाएंगे। तो देखिए 3 में 10, 13 को 11, 24, 32 और ये 35। और ये बात मैंने पहले भी बताई थी कि ये चूंकि हम जोड़ कर रहे हैं इसलिए डेफिनेटली ये लास्ट जो संचय आवृत्ति है और एफ की जो टोटल है वो दोनों सेम आना चाहिए, क्योंकि ये भी एक जोड़ की ही प्रोसेस है, सम ही हम कर रहे हैं यहाँ पर। तो 35 हमें सिग्मा एफ हमको मिलेगा, ये सी एफ है। अब माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम निकालते हैं माध्यिका वर्ग, और वो निकालने के लिए हमें n/2 कैलकुलेट करना है। क्या निकालना पड़ेगा, n/2 अर्थात 35/2 अर्थात 17.5। अब 17.5 n/2 जो आया है इसको हम किस में देखेंगे, संचयी आवृत्ति वाले कॉलम में देखेंगे। संचयी आवृत्ति वाले कॉलम में 17.5 किस आंकड़े में समाहित है, या कौन से उससे बड़ा आंकड़ा कौन सा है, या तो हमें 17.5 मिल जाए या उससे बड़ी वाली संख्या। तो देखिए यहां पर 13 छोटी है 17.5 से, हम लेंगे इसको 24 को, ठीक है। तो ये 24 जो लिया, इसके बिल्कुल सामने वाली जो आवृत्ति है इसको हम एफ कहेंगे, इसके ऊपर वाली जो आवृत्ति इसको हम सी एफ कहेंगे, और इसके बिल्कुल इधर चले जाएंगे सामने, तो ये हमें एल मिलेगी। अब कौन कौन सी क्वांटिटी मिली हमें, देखिए सी एफ इज इक्वल टू 13, एफ इज इक्वल टू 11 और एल इज इक्वल टू हमें क्या मिला, 65। एच की वैल्यू कितनी है, 10। हमने क्या देखा, तो ये हमें महत्वपूर्ण बात समझना है यहां पर कि n/2 हम कैलकुलेट करेंगे, और n/2 को हम किस कॉलम में देखेंगे, सीएफ वाले कॉलम में देखेंगे। सीएफ वाले कॉलम में या तो हमें n/2 मिल जाए या n/2 से बड़ी क्वांटिटी हमें मिल जाए। तो देखिए n/2 से बड़ी जो जस्ट नियरेस्ट, तो देखिए ये हमारे पास कितना आया n/2, 17.5, और यहाँ पे 17.5 किसमें, 13 से बड़ा है 24। वैसे तो उससे बड़ी ये वाली क्वांटिटी भी है, लेकिन मैंने क्या कहा, जस्ट नियरेस्ट। तो 24 के हम इसमें लेंगे, ये 24 के बिल्कुल ऊपर वाली जो है उससे एक पूर्व संचय आवृत्ति वो 13 है,
इधर 11 है, और एल अर्थात तो माध्यिका वर्ग की लोएस्ट लिमिट अर्थात उसकी निम्न सीमा, तो एल की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको 65। ये सारी वैल्यूज हम इसमें रख देते हैं। तो देखिए एल एल की वैल्यू कितनी है 65 प्लस एन बाई टू कितना आया 17.5 माइनस सी एफ कितना है 13 है अपान एफ कितना है एफ हमारे पास है 11 है और एच कितना है चलिए एच अर्थात डिफरेंस 10 है। तो 65 प्लस 17.5 में से 13 गए 4.5 बटे में 11 इंटू 10 तो 65 प्लस अब 4.5 में 10 से मल्टीप्लाई हम कर देंगे तो ये हमें मिलेगा 45 अपान 11। और यहां भी जैसा कि मैंने पहले बताया कि यहां भी दो मेथड्स हैं। यहां भी क्या करेंगे आप बोलो दो मेथड इसकी है कि 45 को 11 से हम डिवाइड भी कर सकते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। तो 65 प्लस यदि हम डिवाइड करते हैं तो ये हमें मिलेगा 4.9 और ये हो जाएगा 69.9। ये हमें माध्यिका मिली। तो माध्यक बहुत आसान है। माध्यक ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम फॉर्मेट करना पड़ता है उसको बनाना पड़ता है। क्यूमुलेटिव वाले फ्रीक्वेंसी बनाना बहुत आसान है। फर्स्ट जो फ्रीक्वेंसी है एज इट इज रहेगी उसके बाद हम उसमें जोड़ते चले जाएंगे। तो इस प्रकार से सी एफ हमने फाइंड किया एफ की टोटल हमने फाइंड की ये सारी वैल्यूज हुई और माध्यक इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपान एफ इंटू एच। और इनके टर्म्स का मीनिंग एक बार और मैं समझा देता हूं कि माध्यिका वर्ग एन बाई टू यह से हमें मिलेगा एन बाई टू और सी एफ अर्थात माध्यिका वर्ग से पूर्व की संचयी आवृत्ति एफ अर्थात माध्यिका वर्ग की संचयी आवृत्ति मीडियन क्लास और जो माध्यिका वर्ग है उसकी लोएस्ट लिमिट क्या है ये सारी वैल्यूज हम इसमें पुट करते हैं तो हमें माध्यक निकल जाता है। अब तीसरा जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है सेंट्रल टेंडेंसी जो हमारी आती है जो हाई स्कूल मैथमेटिक्स के सिलेबस में है वो है बहुलक। और फिर मैं इस बात पर जोर दे रहा हूं कि हमारे लिए जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बहुलक होता है। मॉड ज्ञात करना बहुत इजी है। क्यों है क्योंकि हमें किसी भी प्रकार के नए जो कॉलम है फॉर्मेट है वो बनाने की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। अब हम चलते हैं बहुलक की ओर। बहुलक या मॉड ज्ञात करना है। बहुलक में हमें किसी भी प्रकार के कॉलम की आवश्यकता नहीं होगी और सबसे ज्यादा इजी तीनों जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है माध्य माध्यक और बहुलक में उनमें सबसे इजी बहुलक है। इसलिए हमें इसको सबसे पहले तैयार करना है। बहुत इजी होता है ये इसलिए इसको बहुत पहले इसको तैयार करने की आवश्यकता है। अब बहुलक बहुलक ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है बहुलक ज्ञात करने का फॉर्मूला है बहुलक होता है एल प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। ये फार्मूला। अब इसके सब पदों की हम बात करते हैं कि F0 F1 F2 क्या है। बहुलक जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है बहुलक अर्थात बहु अर्थात ज्यादा। तो इन फ्रीक्वेंसी में जो सबसे ज्यादा वाली जो वैल्यू है उसे हम कहते हैं बहुलक की आवृत्ति। ये है हमारा इसको हम लेते हैं F1। उससे एक पहले वाली जो प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी उससे पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी है उसे हम कहेंगे F0 और उससे बाद वाली जो फ्रीक्वेंसी है उसे हम कहेंगे F2। तीनों बातें समझ में आई। क्या किया हमने बहुलक अर्थात सबसे ज्यादा जो आवृत्ति है उसको हम क्या कहेंगे F1। उससे पहले वाली जो आवृत्ति है उसको हम क्या कहेंगे F0 और उसके बाद वाली जो आवृत्ति है उसको हम क्या कहेंगे F2 और बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा है वो हमारा L होगा। अर्थात अब ये सारी वैल्यूज में यहां लिख रहा हूं L इज इक्वल टू हो गया 65 F0 इज इक्वल टू 10 F1 की वैल्यू 11 और F2 की वैल्यू हमें मिली 8 H की वैल्यू कितनी है 10। H अर्थात डिफरेंस कितने का डिफरेंस चल रहा है तो 10-10 का डिफरेंस हमने इसमें चल रहा है। अब ये सारी वैल्यूज हम इसमें जब रखेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो हमें आसानी से बहुलक मिल जाएगा। अब देखिए L का मान कितना है 65
प्लस F1 माइनस F0। F1 की वैल्यू कितनी है 11, F0 कितना है 10। आप देखिए 2F1 तो 2 इंटू 11 माइनस F0 कितना है 10 माइनस F2 कितना है 8 है और इंटू H की वैल्यू कितनी है 10। आप चलिए 65 प्लस 11 माइनस 10 कितना हो गया 1, 11 इंटू ये 22 माइनस 18 और इंटू 10। फिर 65 प्लस 10 इंटू 1 कितना हुआ 10 और 22 माइनस 18 कितना बचा 4 और 65 को 65 प्लस 10 बाय 4। जब 10 बाय 4 को हम डिवाइड करते हैं या इसको हम ऐसे कैंसिल कर सकते हैं 2 5 जा 10 2 2 जा 10 तो 65 प्लस 2.5 ये आपको मिलेगा 67.5। ये हमें बहुलक मिला। बहुलक भी बहुत आसान है। बहुलक में तो सबसे इजी तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप है उसमें सबसे इजी है बहुलक। बहुलक में हमें नया फॉर्म किसी भी प्रकार का कॉलम बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। केवल हमें ये देखना है ऑब्जर्व करना है कि फ्रीक्वेंसी में जो सबसे ज्यादा जो वैल्यू है उसको हम F1 कहेंगे, उससे पहले वाली जो वैल्यू का है उसको F0 कहेंगे, उसके बाद वाली को F2 कहेंगे और बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा है उसके सामने हम चले जाते हैं तो L की वैल्यू हमें 65 मिलेगी। H की वैल्यू H अर्थात डिफरेंस है। इन सारे वैल्यूज को जब हम इस फार्मूले में पुट अप करते हैं तो हमें क्या मिलता है L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H और इसमें जब वैल्यू हमने पुट की उसको सॉल्व किया तो 67.5 हमें मिला। हमने बहुत अच्छे तरीके से माध्य की तीनों विधियां माध्यक और बहुलक एक ही क्वेश्चन के माध्यम से हमने सभी को सॉल्व किया। मुझे लगा आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप इसकी प्रैक्टिस भी कीजिए। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। यदि कोई समस्या आती है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप प्लीज जरूर मुझसे कांटेक्ट कीजिए व्हाट्सएप के माध्यम से या कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या फिर जो हमारी जो वर्चुअल क्लासेस है या हमारी जो ऑफलाइन क्लासेस है उसमें भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगा आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। स्टैटिस्टिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि हम हमारी जो रेमेडियल प्रोसेस की बात करें तो वहां भी स्टैटिस्टिक्स को प्रायोरिटी में बहुत ऊपर रखा गया है। इसलिए स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से आप सॉल्व कर लीजिए क्योंकि यदि ये क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो इसके बाद केवल एक ऑब्जेक्टिव ही बचता है और वो ऑब्जेक्टिव बहुत आसानी से तैयार क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव भी नहीं बनते हैं। यदि समय मिला तो हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में हम इसके सारे ऑब्जेक्टिव्स की चर्चा करेंगे ताकि जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव हैं जो रिपीटेशन जिनका होता है पुनरावृत्त रूप से जो ऑब्जेक्टिव जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं हम उनको एक बार फिर उनको रिवाइज कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।